वर्कशीट आपको दिए क्या आज? हेलो सर, रहने बोलो, एज इट इज रहने बोलो. हाँ. So in today's class, we are going to discuss respiration in plant growth regulators. Okay. So as you know, respiration means C6H12O6, a glucose molecule in presence of 6 molecule of oxygen undergo oxidation and produces 6 carbon dioxide, 6 water and 38 ATP. अगर रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा then it gives 38 ATP per glucose molecule in presence of oxygen. So in presence of oxygen को हम क्या बोलते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशन गिव हाउ मेनी ATP? 38 ATP per glucose molecule. एरोबिक. एनारोबिक रेस्पिरेशन का इक्वेशन लिख रहा हूं, C6H12O6 without oxygen converted into 2CO2 plus 2C2H5OH plus 2 ATP. If just 2 ATPs are formed, अगर एक ग्लूकोज से just 2 ATP बन रहे हैं, then it is called what type of respiration? Anaerobic. If 38 ATP are formed, then it is called aerobic. एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कौन सा है? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल एटीपी है. एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. सेल में जो एनर्जी होगी दैट इज एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट मतलब एडेनाइन प्लस फॉस्फेट प्लस फॉस्फेट प्लस फॉस्फेट, 3 फॉस्फेट होंगे. एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. आउट ऑफ दिस 3 फॉस्फेट, सेकेंड फॉस्फेट एंड थर्ड फॉस्फेट के बीच में जो बॉन्ड है, सेकेंड एंड थर्ड फॉस्फेट बॉन्ड, सेकेंड एंड थर्ड फॉस्फेट बॉन्ड को बोलते हैं हम एनर्जी रिच बॉन्ड्स. एनर्जी रिच बॉन्ड्स आर सेकेंड. नेक्स्ट, आप सबको है ना क्रेब्स साइकिल प्रैक्टिस करना चाहिए. क्रेब्स साइकिल क्या है? क्रेब्स साइकिल मतलब पायरेविक एसिड. Pyruvic acid first converted into acetyl CoA, that is 2 carbon compound. Pyruvic acid is 3 carbon compound. During conversion of pyruvic acid into acetyl CoA, 1 carbon dioxide loss occur, that is decarboxylation reaction. As well as same time NAD is converted into NADH2. NAD become NADH2 during conversion of pyruvic acid into acetyl CoA. Acetyl CoA
combine with oxaloacetic acid. ऑक्सलोएसिटिक एसिड 4 कार्बन कंपाउंड प्लस एसिटाइल कोए 2 कार्बन कंपाउंड, दोनों मिलकर कितने होंगे? 6 कार्बन। 6 कार्बन कंपाउंड बनेगा, दैट इज कॉल्ड सिट्रिक एसिड बोल रहे हैं इसको, 6 कार्बन कंपाउंड। ड्यूरिंग क्रेब्स साइकिल, वी आर स्टडिंग क्रेब्स साइकिल। ड्यूरिंग क्रेब्स साइकिल, oxaloacetic acid combine with acetyl CoA forming citric acid, then citric acid converted into cis-aconitic acid, cis-aconitic acid converted into isocitric acid, isocitric acid then converted into oxalosuccinic acid, ये भी 6 कार्बन कंपाउंड है। ऑक्सलोसक्सिनिक एसिड से बनेगा अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड में 6 कार्बन है, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड में 6 कार्बन है। तो ऑक्सलोसक्सिनिक एसिड से अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड जब बनेगा तो वहां पर एक कार्बन डाइऑक्साइड लॉस होगा। 1 carbon dioxide is lost during conversion of oxalosuccinic acid into alpha ketoglutaric acid. तो अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड में कितने कार्बन जाना चाहिए? 5। बस ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। ड्यूरिंग क्रेब्स साइकिल व्हाट इज द 5 कार्बन कंपाउंड? अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। फिर अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से फिर एक कार्बन डाइऑक्साइड लॉस, one more carbon dioxide loss from alpha ketoglutaric acid forming succinyl CoA. succinyl CoA में कितने कार्बन? 4 कार्बन। succinyl CoA में 4 कार्बन। फिर succinyl CoA से क्या बनेगा? succinyl CoA से succinic acid, ये भी 4 कार्बन। सक्सिनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड, ये भी 4 कार्बन। फ्यूमेरिक एसिड से मैलिक एसिड, ये भी 4 कार्बन। मैग्लिक एसिड से ऑक्सलोएसिटिक एसिड लास्ट में। फिर एक बार, सो ड्यूरिंग क्रेब्स साइकिल is also called citric acid cycle because the first compound formed is citric acid, इसलिए नाम पड़ा इसका citric acid cycle. citric acid cycle where it occur? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होगा ये पूरा साइकिल। और ये साइकिल का एडवांटेज क्या है? बहुत ज्यादा एनर्जी बनती है साइकिल में। जो भी आप फूड खा रहे हैं, ग्लूकोज, दैट ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू पायरेविक एसिड, देन पायरेविक एसिड कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल कोए, फिर वो क्रेब्स साइकिल में एंटर कर जाता है। क्रेब्स साइकिल में ये स्टेप नंबर 1 है, सिट्रिक एसिड फॉर्मेशन 1 स्टेप है। उसके बाद ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, टोटल 10 आना चाहिए। 5, ये 6, 7, ये 8, ये 9, 10। अब क्रेब्स साइकिल से एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं सुनो। इन क्रेब्स साइकिल स्टेप नंबर 4, 6, 10 कौन कौन से स्टेप? स्टेप नंबर 4, 6, 10। स्टेप नंबर 4 लिख दीजिए, 6 लिख दीजिए, 10 लिख दीजिए। ये 4, 6, 10 पे बनेगा NaDH2। 4, 6, 10 पे NaDH2। ये रहा 6, यहां पर एक 4, यहां पे रहा 4 स्टेप पे NAD से NaDH2 बनेगा। स्टेप नंबर 6 यहां पर एक NAD से NaDH2 बनेगा। स्टेप नंबर 10 मतलब यहां पर आ जाइए, NAD से NaDH2। तो यू शुड रिमेंबर 1 NaDH2 इज इक्वल टू 3 ATP। 1 NaDH2 इज इक्वल टू हाउ मेनी ATP? 3 ATP। एक NaDH2 3 ATP के बराबर। मतलब अभी यहां पर कितने ATP हैं जरा? 3, 6, 9, 12 ATP हैं अभी।
और स्टेप नंबर 8 सक्सिनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड, स्टेप नंबर 8 पे एक काम और होता है, FADH2 फॉर्मेशन। स्टेप नंबर 8 FADH2 फॉर्मेशन। ये गए हम स्टेप नंबर 8, यहां पर बनेगा FAD से FADH2, FAD से FADH2। और स्टेप नंबर 7 पे जाइए, GDP से GTP बनेगा, GDP से GTP। GTP is direct source of ATP, 1 GTP equal to 1 ATP। अब क्वेश्चन सुनो कैसे हैं, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे क्रेब्स साइकिल से। फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे हो सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कंपाउंड इन क्रेब्स साइकिल। रैंडमली ऐसे कंपाउंड के नाम लिखता हूं, सिट्रिक एसिड से सिसाकोनाइटिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड, ऑक्सैलोसैक्सिनिक एसिड। ऑप्शन 2 सिट्रिक एसिड से ऑक्सैलोसैक्सिनिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, पाइरेविक एसिड। रॉन्ग है, करेक्ट क्या है बोलो? सिट्रिक एसिड, सिसाकोनाइटिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड, ऑक्सैलोसैक्सिनिक एसिड। मतलब ये पूरे सीक्वेंस में याद रहना चाहिए। फर्स्ट काम आप क्या करो ना, पूरा सीक्वेंस में याद करो उसको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ कंपाउंड्स इन्वॉल्व इन क्रेब्स साइकिल। पूरे ऑर्डर में याद रखना। हर कंपाउंड का फर्स्ट लेटर ले लीजिए आप, याद रखने के लिए ट्रिक। PACCIOKSSFM। इसको ना एक स्टोरी बना ले सकते हैं हम इसको। हर कंपाउंड का फर्स्ट लेटर, P फॉर यहां पे ले सकते हैं पप्पा एंड चिल्ड्रन, पप्पा एंड चिल्ड्रन कैरिंग आइसक्रीम ऑन काइनेटिक स्कूटी स्पेशली फॉर मम्मी ओनली। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है ना सॉल्व हो जाएगा, सीक्वेंस वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, सीक्वेंस का सॉल्व हो जाएगा। अभी तो दूसरा टाइप का क्वेश्चन है, NaDH2 कौन से स्टेप में बनेगा, FADH2 कौन से स्टेप में बनेगा। NaDH2 आर फॉर्म्ड इन विच स्टेप्स। एग्जाम में 4 6 10 बोले तो नहीं चलता। एग्जाम में क्या है ना, कौन सा है स्टेप नंबर 4 आपको याद रहना पड़ेगा। स्टेप नंबर 4 आइसोसिट्रिक एसिड से ऑक्सैलोसैक्सिनिक, आइसोसिट्रिक एसिड इनटू ऑक्सैलोसैक्सिनिक एसिड, स्टेप नंबर 4 बोल के याद है ना। ऑक्सैलो या फिर अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड से सक्सिनाइल कोए बोल तो 6 याद रहना। बहुत बार नीट में क्वेश्चन पूछा, ड्यूरिंग द कन्वर्शन ऑफ सक्सिनिक एसिड इनटू फ्यूमेरिक एसिड व्हाट इज फॉर्म्ड। ऑप्शन में NaDH2, FADH2, GTP, ATP, कार्बन डाइऑक्साइड। सक्सिनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड क्या बना, FADH2। एक FADH2 2 ATP के बराबर, एक NaDH2 3 ATP के बराबर, एक FADH2 2 ATP के बराबर, 2 ATP के बराबर। मतलब 1 पाइरेविक एसिड से आपको टोटली कितने ATP बन रहे हैं बताइए। 1 पाइरेविक एसिड से अगर मैं काउंटिंग स्टार्ट करूं तो कितने ATP मिल रहे हैं मेरे को। टोटल मेरे पास 4 NaDH2 बन रहे हैं, यहां पे 4 6 10 स्टेप पे, यहां पर एक टोटल 4 NaDH2 बोल तो कितने ATP, 4 3 12 ATP बन गए इधर। और यहां पे एक FADH2 2 ATP, यहां पर कितने हो गए 14 ATP। एक GTP एक ATP के बराबर 15 ATP आर फॉर्म। यस, GTP को आप ATP भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। GTP इक्वल टू ATP 15 ATP। एक पायरेविक एसिड से 15 ATP मिलेंगे आपको। ये काम करो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इन क्रेब्स साइकिल इज
डायरेक्ट जीटीपी फॉर्मेशन, सक्सिनाइल कोए से सक्सिनिक एसिड, ऐसा देगा ऑप्शन, सक्सिनाइल कोए से सक्सिनिक एसिड, डायरेक्ट जीटीपी फॉर्मेशन, डायरेक्ट जीटीपी फॉर्मेशन। ये समझने नहीं आ रहा यहां पर ब्रेकडाउन हो रहा है क्या कंस्ट्रक्शन हो रहा है? ब्रेकडाउन रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम? एनाबॉलिक। ब्रेकडाउन रिएक्शन को कैटाबॉलिक, कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन को एनाबॉलिक। वेदर इट इज एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक और बोथ। अगर हम ऐसे देख रहे हैं, पायरेविक एसिड से क्या बन रहा है? एसिटाइल कोए। पायरेविक एसिड से एसिटाइल कोए मतलब ब्रेकडाउन हो गया। 3 कार्बन से 2 कार्बन, ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन को क्या बोलते हैं हम? कैटाबॉलिक। ब्रेकडाउन को कैटाबॉलिक बोलेंगे। और एसिटाइल को ये ऑक्सलो एसिटिक एसिड, ये 4 कार्बन ये 2 कार्बन मिलके 6 कार्बन बना, मतलब एनाबॉलिक हो गया। तो क्रेब्स साइकिल या रेस्पिरेशन क्या है? एनाबॉलिक भी है, कैटाबॉलिक भी है। इसलिए क्या बोलना चाहिए? रेस्पिरेटरी पाथवेज आर कॉल्ड एम्फीबॉलिक। नोट कर लीजिए, रेस्पिरेटरी पाथवेज आर एम्फीबॉलिक, रेस्पिरेटरी पाथवेज आर एम्फीबॉलिक। रेस्पिरेटरी पाथवेज आर एम्फीबॉलिक क्योंकि इसमें दोनों भी चल रहा है, एनाबॉलिक प्लस कैटाबॉलिक बोथ। अब देखिए, आप ब्रेकफास्ट में ग्लूकोज खाए, वो ग्लूकोज है ना पायरेविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। कितने पायरेविक एसिड? 2 पायरेविक एसिड। एक पायरेविक एसिड में 3 कार्बन और एक पायरेविक एसिड में 3 कार्बन। आपने ग्लूकोज खाया था 6 कार्बन। ग्लूकोज से 2 पायरेविक एसिड बनेंगे और एक पायरेविक एसिड एक क्रेब्स साइकिल में जाएगा और एक पायरेविक एसिड और एक क्रेब्स साइकिल में जाएगा। दिस इज 1 क्रेब्स साइकिल, दिस इज अनदर क्रेब्स साइकिल। और अभी अभी कैलकुलेशन करके आ रहे हैं हम, अभी कैलकुलेशन करें ना, एक पायरेविक एसिड से कितने एटीपी? 15, मतलब इधर लिख लेता हूं 15, इधर लिख लेता हूं 15, कितने हो गए? 30 एटीपी। और मैं स्टार्टिंग में क्या बोला था? एक ग्लूकोज से कितने एटीपी बोला था मैं? 30 बताया था ना मैं, 38 एटीपी। आप बोलेंगे ये 15 15 30 हो गए, और कहां है 8 एटीपी? तो यहां पर देखो डायरेक्ट 2 एटीपी बनते हैं ड्यूरिंग द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरेविक एसिड। 2 एटीपी आर फॉर्म डायरेक्टली एंड 2 NADH2 आर फॉर्म डायरेक्टली। मतलब ये 2 NADH2 इज इक्वल टू 6 एटीपी और ये 2 एटीपी मिलाकर 8, 8 प्लस यहां पर 15, यहां पे 15, 38 एटीपी। तो आप बोलेंगे सिर्फ हम ग्लूकोज ही खाना चाहिए सर, ओनली प्योर ग्लूकोज, वेदर वी ईट ओनली प्योर ग्लूकोज? नो। हमारे डाइट में क्या है डेली बताइए? आप बोलेंगे हमारे डाइट में ग्लूकोज है, प्रोटीन भी खा रहे हैं हम, फैट भी खा रहे हैं, ऑयल्स लिपिड्स वगैरह। तो अगर आप ग्लूकोज खाएंगे तो पायरेविक एसिड बनेगा, ठीक है? फिर पायरेविक एसिड से एसिटाइल कोए बनेगा, ठीक है? एसिटाइल कोए, फिर एसिटाइल कोए से क्या होगा? क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल के बाद तो फुल एटीपीस, बहुत सारे एटीपी बनते हैं। तो आप बोलेंगे सर ग्लूकोज से ये एटीपी बन रहे हैं तो वाई वी ईट प्रोटीन, वाई वी ईट फैट? तो सुनिए, प्रोटीन कैन आल्सो ज्वाइन क्रेब्स साइकिल, प्रोटीन भी आके क्रेब्स साइकिल ज्वाइन कर सकते हैं। वो कैसे? ये प्रोटीन फर्स्ट अमाइनो एसिड में ब्रेक होना, देन दिस अमाइनो एसिड कैन ज्वाइन, लेकिन ज्वाइन होने से पहले ये पायरेविक एसिड में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। क्या में कन्वर्ट होगा? पायरेविक एसिड। डायरेक्ट क्रेब्स साइकिल में नहीं आ सकता वो,
protein converted into amino acid converted into pyruvic acid, fat converted into fatty acid, glycerol, and fatty acid glycerol can converted into acetyl CoA. That means even fat is also giving you energy, protein is also giving you energy. प्रोटीन से भी एनर्जी मिल सकती तुम्हारे को, फैट से भी एनर्जी मिल सकती, ठीक है। और क्रेब्स साइकिल्स कॉमन है, क्रेब्स साइकिल इज कॉमन इन प्रोटीन मेटाबॉलिक सिंक, क्रेब्स साइकिल इज मेटाबॉलिक सिंक। मेटाबॉलिक सिंक बोलेंगे इसको, सिंक। सिंक मतलब क्या, जहां पे आप सारा डस्टबिन है वो, चाहे आप कार्बोहाइड्रेट खा रहे होंगे क्रेब्स साइकिल ही जाना है, प्रोटीन खाएंगे तो भी क्रेब्स साइकिल ही जाना है, फैट खाएंगे तो भी क्रेब्स साइकिल ही जाना है, ठीक है। सो कार्बोहाइड्रेट इज क्रेब्स साइकिल इज कॉल्ड मेटाबॉलिक सिंक बिकॉज इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मतलब ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन, ब्रेकडाउन ऑफ फैट। तो आप बोलेंगे इसमें से अच्छा कौन सा है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट में से क्या खाएंगे तो अच्छा है। इफ यू टेक कार्बोहाइड्रेट यू विल गेट डायरेक्ट एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी मिलेगी आपको, बिकॉज कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीडेशन बहुत ही आसान है। प्रोटीन ऑक्सीडेशन, फैट ऑक्सीडेशन इज डिफिकल्ट, प्रोटीन एंड फैट इज डिफिकल्ट, ओके। एक बार नीट में क्वेश्चन आया, व्हाट इज द कॉमन इंटरमीडिएट इन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म। कॉमन क्या लूं, पायरेविक एसिड लूं, एसिटाइल कोए लूं? कुछ बच्चे बोलेंगे पायरेविक एसिड लेंगे, कुछ बच्चे बोलेंगे एसिटाइल कोए, कौन सा लेना? कॉमन क्या बन रहा है, एसिटाइल कोए बन रहा है ना, कॉमन इंटरमीडिएट एसिटाइल कोए, इट शुड बी एसिटाइल कोए, कॉमन इंटरमीडिएट। चाहे आप कार्बोहाइड्रेट लो, प्रोटीन लो, फैट लो, कॉमन इंटरमीडिएट सब में कॉमन क्या है, एसिटाइल कोए इज कॉमन। Two molecules of glucose give how much ATP? Two molecules of glucose gives how much ATP? बताओ। अब मुश्किल है क्या क्वेश्चन ऐसा करना? एक ग्लूकोज से 38 बताया ना मैं आपको, एक ग्लूकोज से 38, दो ग्लूकोज से 76, डायरेक्ट करना अब, ठीक है। 1 पायरेविक एसिड से कितने एटीपी? 15 एटीपी। चलो मैं आपको पायरेविक एसिड का बताया, एग्जाम में आ गया एसिटाइल कोए, अब क्या करना? 1 एसिटाइल कोए से कितने एटीपी बताओ। चलो देखो क्रेब्स साइकिल में जाके देखो, पायरेविक एसिड से काउंटिंग करा तो मैं 15 एटीपी हुए थे, अगर एसिटाइल कोए से काउंटिंग करूंगा तो कितने एटीपी बनेंगे? एसिटाइल कोए से अगर आप काउंटिंग शुरू करेंगे ना, ये रहा क्रेब्स साइकिल, इसमें 3 NADH2 बनते हैं, एक FADH2, एक GTP, सही है, सही है। अगर मैं पायरेविक एसिड से स्टार्ट करूंगा तो यहां पर भी एक NADH2 बनेगा, राइट। पायरेविक एसिड से काउंटिंग करेंगे तो एक NADH2 बाहर भी,
एसिटाइल को, अब एग्जाम में एसिटाइल कोए से पूछा है, तो एसिटाइल कोए से बोल तो पायरेविक एसिड से नहीं करना आप, एसिटाइल कोए से। कितने एटीपी? 12 एटीपी ना, ये 3 NADH2 9 एटीपी, ये 2 एटीपी, ये 1 एटीपी, तो 12 एटीपी हो गए। ऐसे क्वेश्चन के लिए रेडी रहना पड़ेगा आपको। सपोज ग्लूकोज से रेस्पिरेशन स्टार्ट हुआ, बट अनफॉर्चुनेटली पायरेविक एसिड को ऑक्सीजन नहीं मिला। If pyruvic acid is not getting oxygen, then pyruvic acid in presence of yeast, converted into carbon dioxide plus ethyl alcohol, carbon dioxide plus ethyl alcohol, glucose converted into pyruvic acid in presence of yeast, converted into carbon dioxide plus ethyl alcohol. सो अल्कोहल फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं हम? फर्मेंटेशन बोलते हैं। ये कब होगा? इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं है तो होगा ये, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एंड पायरेविक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के प्रेजेंस में बनेगा लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड। अगर इथाइल अल्कोहल बनेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। इन द फॉर्मेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल व्हाट इज रिलीज्ड? कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड। इन लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन देयर इज नो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में क्या कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ? नो। Whether alcohol formation involve carbon dioxide formation? Yes. Yeast कितने परसेंटेज अल्कोहल बना सकता है? Yeast कैन प्रोड्यूस 13% अल्कोहल। Yeast सिर्फ 13% अल्कोहल बना सकता है। Above 13% of alcohol yeast dies. Then high percentage of alcohol कैसे बनाते हैं हम? High percentage of alcohol by distillation process. High percentage of alcohol by distillation process. Yeast dies at what percentage of alcohol? 13% of alcohol. During which fermentation carbon dioxide is released? कौन से फर्मेंटेशन में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ था बताइए? इथाइल अल्कोहल फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। इथाइल अल्कोहल फर्मेंटेशन में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में नो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज। याद रहे बात ये। आरक्यू, एक और कॉन्सेप्ट देख लो। आरक्यू क्या है? आरक्यू का मतलब होता है रेस्पिरेटरी कोशेंट। रेस्पिरेटरी कोशेंट बोलते हैं इसको। रेस्पिरेटरी कोशेंट क्या है? आरक्यू इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ CO2 रिलीज्ड बाय वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड। मतलब आपने कितना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया, कितना ऑक्सीजन कंज्यूम किया, दैट इज आरक्यू। दैट इज आरक्यू। ठीक है, ये आरक्यू है। व्हाट इज द आरक्यू वैल्यू ऑफ कार्बोहाइड्रेट?
जैसे ये इक्वेशन है C6H12O6 plus 6 molecule of oxygen gives rise to 6 carbon dioxide plus 6 water plus 38 ATP। तो इसका RQ फाइंड आउट करना है आपको। RQ कैसे फाइंड आउट करेंगे? RQ इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज। कितना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ? 6। कितना ऑक्सीजन कंज्यूम हुआ? 6। 6/6 1। RQ वैल्यू फॉर कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है। RQ वैल्यू ऑफ कार्बोहाइड्रेट कितना आया? 1 आएगा। RQ वैल्यू ऑफ कार्बोहाइड्रेट 1। Which structure in plant help in exchange of gases? जैसे कि एनिमल्स में क्या है एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए? आपके पास लंग्स हैं, नॉस्ट्रिल हैं फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। प्लांट्स में क्या है? प्लांट्स एक्सचेंज गैसेस बाय स्टोमाटा। किससे एक्सचेंज करते हो? स्टोमाटा एंड लेंटिसेल बोल के होते हैं। स्टोमाटा एंड लेंटिसेल हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। लेंटिसेल प्लस स्टोमाटा हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ओके, चलिए मैं अब आपको है ना हार्मोन के फंक्शन याद दिला देता हूं। हार्मोन्स, 5 हार्मोन्स के अगर फंक्शन याद रखेंगे तो एक क्वेश्चन आएगा उसमें से। ग्रोथ टॉपिक में हार्मोन के फंक्शन याद रखना है, सिंपल है। 5 हार्मोन है, 5 ट्रिक्स हैं, बस ट्रिक्स याद रखो, फंक्शन पूरे याद। हार्मोन नंबर 1 कौन सा है? प्लांट हार्मोन ऑक्सिन। ऑक्सिन ये प्लांट हार्मोन है, ठीक है। ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन है ये, ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन इन प्लांट। तो इसका ट्रिक है जाइलो आंटी ही अप्लाइड dirt in roots पर पाइनएप्पल फ्लावर्ड। मतलब आप कंप्लेन कर रहे हैं, यू आर कंप्लेनिंग टू जाइलो आंटी को कंप्लेन कर रहे हैं आप। क्या कंप्लेन कर रहे हैं? ही अप्लाइड डर्ट इन रूट्स, लेकिन क्या हुआ? पाइनएप्पल फ्लावर्ड। तो इसमें क्या है, पूरे छुपे हुए हैं ऑक्सिन के फंक्शंस। नंबर 1, ऑक्सिन का पहला फंक्शन है जाइलम फॉर्मेशन। जाइलम टिश्यू के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। जाइलम फॉर्मेशन, ऑक्सिन का पहला काम है जाइलम फॉर्मेशन। एंटी एब्सिशन, एंटी एब्सिशन बोलते हैं, एंटी एब्सिशन ऑफ यंग लीव्स। एंटी एब्सिशन किसको बोलते हैं? Usually leaves when they become older, what happens? When the leaves become older, what happens? They fall down, नीचे गिर जाते हैं। फॉलिंग को क्या बोलते हैं हम? एब्सिशन। फॉलिंग, लीफ नीचे गिर रहे हैं तो उसको एब्सिशन बोल रहे हैं। एंटी एब्सिशन मतलब एब्सिशन को रोकने वाला। विच हार्मोन प्रिवेंट एब्सिशन? ऑक्सिन प्रिवेंट एब्सिशन, एंटी एब्सिशन ऑफ यंग लीव्स। ही, जाइलो आंटी हो गया, देखो ही से बनेगा हर्बिसाइड। हर्बिसाइड आल्सो कॉल्ड वीडीसाइड, वीड किलर। वीड किलर मतलब, वीड्स का मतलब है अनवांटेड प्लांट्स ग्रोइंग इन एग्रीकल्चरल फील्ड। जो अनवांटेड प्लांट्स हैं एग्रीकल्चरल फील्ड में ग्रो हो रहे हैं उसको कैसे रिमूव करेंगे हम?
तो आप बोलेंगे मैन्युअली रिमूव करेंगे, जाके काम करेंगे वहां पे, प्लांट कट करेंगे, सो वो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, है ना, फार्मर्स को बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। एक हार्मोन आता है 2,4-D बोल के। 2,4-D इज ए सिंथेटिक ऑक्सिन। 2,4-D क्या है? सिंथेटिक ऑक्सिन। 2,4-डाइक्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड। जस्ट ये हार्मोन स्प्रे करो, सारे वीड्स मर जाएंगे। 3 फंक्शन याद हो गए। अप्लाइड जाइलम फॉर्मेशन, एंटी एब्सिशन, हर्बिसाइड। अप्लाइड से कुछ याद आना, अप्लाइड से बनेगा एपिकल डोमिनेंस। क्या है? एपिकल डोमिनेंस ऑक्सिन की वजह से होता है एपिकल डोमिनेंस। ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एपिकल डोमिनेंस। देखिए एपिकल डोमिनेंस क्या होता है। प्लांट है, ये लीफ है, ये ब्रांचेस हैं, यहां पर सबसे ऊपर है एपिकल बड, और ये नीचे जो ब्रांचेस हैं इनको क्या बोलेंगे? एक्सिलरी बड। स्टेम के साइड में जो ब्रांचेस होंगे एक्सिलरी बड, सबसे ऊपर जो रहेगा एपिकल बड। एपिकल बड इज जस्ट लाइक एल्डर ब्रदर, बड़ा भाई, और ये एक्सिलरी बड क्या है? छोटे भाई साइड में। हु इज ग्रोइंग फास्टर? हु इज ग्रोइंग फास्टर? एपिकल बड ग्रो फास्टर और एक्सिलरी बड ग्रो फास्टर। हाँ, प्लांट की हाइट ज्यादा होती है या ब्रांचेस का लेंथ ज्यादा होता है? हाइट ज्यादा होती है प्लांट में, हाइट बहुत ज्यादा होती है। ब्रांचेस का भी हाइट अगर मेजर करेंगे तो कम रहेगी। सो वेदर एल्डर ब्रदर ग्रो फास्टर और यंगर ब्रदर ग्रो फास्टर? एल्डर ब्रदर ग्रो फास्टर। तो यहां पे क्या कर रहा है? एपिकल बड सप्रेस द ग्रोथ ऑफ एक्सिलरी बड। व्हाई एक्सिलरी बड आर ग्रोइंग स्लोली? बिकॉज ऑफ एपिकल बड। एपिकल बड की वजह से एक्सिलरी बड की ग्रोथ रुक गई है, इसी को बोलते हैं एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस। घर पे किसका डोमिनेंस है? बड़े भाई का, छोटे भाई का? बड़े भाई का डोमिनेंस है, तो ये एपिकल डोमिनेंस है। क्या होता है एपिकल डोमिनेंस? एपिकल बर्ड क्या करता है? सप्रेस द ग्रोथ ऑफ एक्सिलरी बर्ड। एपिकल बर्ड सप्रेस द ग्रोथ ऑफ एक्सिलरी बर्ड, दिस इज कॉल्ड एपिकल डोमिनेंस। Suppose if you want to make the plant branches to grow faster, आपको हाइट नहीं चाहिए, आपको चाहिए ब्रांचेस, एज इन टी प्लांटेशन। अगर आप टी प्लांटेशन कर रहे हैं, टी प्लांट्स हैं आपके पास, तो क्या करेंगे आप? एपिकल बड कट कर दीजिए वहां पर। एपिकल बड अगर निकाल देंगे ना, तो किसको चांस मिलेगा? एक्सिलरी बड को ग्रो होने का चांस मिलेगा, एंड दे विल ग्रो फास्टर। और जितना फास्ट ग्रो होंगे उतने ज्यादा ब्रांचेस आएंगे, उतने ज्यादा लीव्स आएंगे। टी प्लांट में हाइट इंपॉर्टेंट है या लीव्स इंपॉर्टेंट है? लीव्स इंपॉर्टेंट है, तो लीफ ले लो। जाइलो हो गया, आंटी हो गया, ही हो गया, अप्लाइड हो गया, एपिकल डोमिनेंस। 4 हो गए फंक्शन। नेक्स्ट, डर्ट। डी फॉर डर्ट है यहां पर। डी से बनेगा पॉइंट नंबर 5, डिवीजन ऑफ सेल। ऑक्सिन आल्सो हेल्प इन डिवीजन ऑफ सेल। पॉइंट नंबर 6, इन रूट फॉर्मेशन। ऑक्सिन रूट बनाने में भी हेल्प करता है, रूट फॉर्मेशन। और ये पर से बनेगा पार्थिनोकार्पी।
पार्थिनोकार्पी इन टोमेटो। यस, ऑक्सिन पार्थिनोकार्पी करेगा। पार्थिनोकार्पी मतलब सीडलेस फ्रूट फॉर्मेशन। सीडलेस फ्रूट फॉर्मेशन, सीडलेस फ्रूट बनना, सीडलेस। स्पेशली ह्यूमंस को पसंद नहीं आते हैं ना टोमेटो के सीड्स, और किसके सीड, कस्टर्ड एप्पल के सीड्स, है ना। यूजुअली वी डोंट लाइक सीड्स इन वाटरमेलन, है ना, सारा का सारा फ्रूट है ना, फ्लैशी पार्ट। तो यूजुअली पार्थिनोकार्पी है ना, ऑक्सिन से कर सकते हैं आप। ऑक्सिन अगर आप स्प्रे करेंगे तो यू विल गेट वाटरमेलन विदाउट सीड्स, टोमेटो विदाउट सीड्स, कस्टर्ड एप्पल विदाउट सीड्स। ठीक है, फिर मजे ही मजे हैं, सीड ही नहीं है, निकालने का टेंशन ही नहीं है। तो ये पार्थिनोकार्पी हो गया। नेक्स्ट और क्या है ऑक्सिन का फंक्शन? पाइनएप्पल फ्लावरिंग। ऑक्सिन आल्सो हेल्प इन पाइनएप्पल फ्लावरिंग। पाइनएप्पल की फ्लावरिंग में भी हेल्प करता है ऑक्सिन। ये थे ऑक्सिन के पूरे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस। अब मेरे पास सपोज एक डार्फ प्लांट है, डॉर्फ प्लांट है, छोटा सा प्लांट है, डॉर्फ प्लांट है। मैं इसको बनाना चाह रहा हूं टॉल। जस्ट वन डे में इतना टॉल हो जाना है, पॉसिबल है? ह्यूमन में तो नहीं कर सकते ऐसा, प्लांट में कर सकते हैं हम। डार्फ प्लांट को टॉल प्लांट बना सकते हैं बाय स्प्रेइंग जिब्बरलिन्स। क्या स्प्रे करके? जिब्बरलिन बोल के सेकेंड ग्रुप ऑफ हार्मोन्स, ऑक्सिन के बाद, ऑक्सिन के बाद आ रहा है जिब्बरलिन। जिब्बरलिन हेल्प इन बोल्टिंग, जिब्बरलिन हेल्प इन बोल्टिंग। व्हाट इज मीन बाय बोल्टिंग? conversion of dwarf plant into tall plant। डॉर्फ प्लांट से टॉल बना ले सकते हैं आप जस्ट बाय स्प्रेइंग जिब्बरलिन। डॉर्फ प्लांट से टॉल, ये प्रोसेस को हम बोलते हैं बोल्टिंग। और कभी कभी बोल्टिंग इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्रोडक्टिविटी एनहांस हो जाती है। इन विच प्लांट हाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट? बताइए। बनाना प्लांट में, राइस प्लांट में, व्हीट प्लांट में, कौन से प्लांट में हाइट है इंपॉर्टेंट? बताइए। शुगर केन प्लांट में हाइट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। जितनी ज्यादा हाइट रहेगी शुगर केन प्लांट में उतना ज्यादा शुगर प्रोडक्शन होगा। सो जिब्बरलिन हार्मोन फाइंड्स वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इन विच प्लांट? शुगर केन प्लांट। अब जिब्बरलिन के फंक्शन याद रखने के लिए बेस्ट मेथड, एक फंक्शन तो बता दिया मैं जिब्बरलिन का, क्या है बोलो? बोल्टिंग। क्या है बोल्टिंग? कन्वर्शन ऑफ डार्क प्लांट इनटू टॉल प्लांट बाय स्प्रेइंग जिब्बरलिन। अब मुझे याद करना है जिब्बरलिन के फंक्शंस। जिब्बरलिन GA3 एक जेनेटिकली डार्फ गब्बर है, जेनेटिकली डार्फ गब्बर है, जेनेटिकली डार्फ गब्बर, ब्रोकन सीड डोरमेंसी,
अटेंड अर्ली मैच्योरिटी, improved shape in apple, grapes, sugarcane. जिब्बरलिन के फंक्शन देखिए, जिब्बरलिन के फंक्शन बता रहा हूं, जेनेटिकली डार्क गब्बर, ब्रोकन सीड डॉर्मेंसी, अटेंड अर्ली मैच्योरिटी, improved shape in apple, grape, sugarcane. ये फंक्शन है, पूरे पूरे फंक्शन यहीं आ गए, लिखने की भी जरूरत नहीं है दर्स में। जेनेटिकली डार्क प्लांट को टॉल बना सकते हैं, नंबर 1 फंक्शन। जेनेटिकली डार्क प्लांट कन्वर्टेड इनटू टॉल प्लांट बाय व्हिच प्रोसेस? बोल्टिंग। ब्रोकन सीड डॉर्मेंसी, दैट मींस नॉन जर्मिनेटिंग सीड को जर्मिनेटिंग सीड में कन्वर्ट कर सकते हैं आप। यू कैन कन्वर्ट एनी नॉन जर्मिनेटिंग सीड इनटू germinating seed by spraying gibberellin. Attained early maturity. Whether plants attain maturity? Yes. जब प्लांट फ्लावर प्रोड्यूस करना शुरू करते हैं तो उसको बोलते हैं मैच्योरिटी। जब प्लांट्स में फ्लावर आ जाते हैं तो मैच्योरिटी आ जाती है। तो जिब्बरलिन स्प्रे करने से जल्दी फ्लावर आएंगे, जल्दी फ्रूट आएंगे, तो अर्ली मैच्योरिटी बोले उसको। एंड दिस जिब्बरलिन आल्सो इंप्रूव शेप इन एप्पल। एप्पल का साइज शेप इंक्रीज कर सकते हैं, ग्रेप का से साइज शेप इंक्रीज कर सकते हैं, शुगर केन में भी कर सकते हैं। सब एक एक फंक्शन है, 1 2 3 4 5 6 फंक्शन छुपे हुए हैं यहां पर जिब्बरलिन के एक ही लाइन में। और ये जेनेटिकली डार्क गब्बर, इसका नाम क्या था मालूम? मालती दास। क्या नाम था? मालती दास बोल के था। इससे और एक फंक्शन याद हो गया, जिब्बरलिन आल्सो हेल्प इन malting process. जिब्बरलिन हेल्प इन malting process. माल्टी दास याद रखेंगे तो माल्टिंग प्रोसेस याद रहेगा। माल्टिंग का मतलब है इंक्रीज शुगर कंटेंट इन सीड। सीड में शुगर कंटेंट इंप्रूव करने के लिए जिब्बरलिन इंक्रीज करते हैं। सपोज इफ यू वांट टू मेक सीड शुगरी स्वीट, बार्ली सीड है आपके पास, बार्ली सीड में शुगर उतना टेस्ट बराबर नहीं रहता, उसमें अगर आप जिब्बरलिन स्प्रे करें तो स्वीट हो जाता है। माल्टिंग का मतलब है शुगर कंटेंट बढ़ाना। चलो ये एक और फंक्शन आ गया जिब्बरलिन का। सो आपको अब याद रहना चाहिए कि कौन सा हार्मोन यूज करते हैं हम बोल्टिंग में, जाइलम फॉर्मेशन में। जाइलम फॉर्मेशन, ऑक्सिन, डिवीजन ऑफ सेल, ऑक्सिन, एंटी एब्सेशन, ऑक्सिन, माल्टिंग, बोल्टिंग, जिब्बरलिन। ऐसे याद रहना चाहिए। Which hormone increases productivity in sugarcane? जिब्बरलिन। नेक्स्ट अब जाएंगे हम साइटोकाइनिन हार्मोन की तरफ। साइटोकाइनिन हार्मोन, साइटोकाइनिन के ज्यादा फंक्शन नहीं है। साइटोकाइनिन को हम इसको और एक नाम से पुकारते हैं, काइनेटिन। काइनेटिन।
काइनेटिन, सीएम सेड, टिकट कलेक्शन एडवांसेस, टिकट कलेक्शन एडवांस हो रहा बोल के सीएम अनाउंस कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे याद रहेगा हमारे को, सी फॉर सेल डिवीजन, क्लोरोप्लास्ट फॉर्मेशन, क्लोरोफिल फॉर्मेशन, C for cytokinin and C for cell division, chloroplast formation, chlorophyll formation, and second one M for morphogenesis. मार्फोजेनेसिस का मतलब क्या है? मार्फोजेनेसिस का मतलब है रूट फॉर्मेशन, शूट फॉर्मेशन। मार्फो का मतलब है प्लांट पार्ट फॉर्मेशन। सो 2 हार्मोन्स आर हेल्पिंग फॉर प्लांट पार्ट्स फॉर्मेशन। रूट बनाने के लिए क्या चाहिए था? ऑक्सिन। शूट फॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए? साइटोकाइनिन चाहिए। सी से हो गया, यम से हो गया, अब यस से आएगा सीनेसेंस डिलेड। सीनेसेंस का मतलब एजिंग, सीनेसेंस का मतलब एजिंग। ऐसा कोई हार्मोन है क्या एनिमल्स में, ह्यूमन में, जो एजिंग प्रोसेस को स्लो कर देता है? नहीं है ऐसा। प्लांट्स में है। प्लांट में एक हार्मोन है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या कर सकता है पता है? एजिंग प्रोसेस को स्लो कर देता है। तो प्लांट ओल्ड होते ही नहीं। 100 ईयर के भी हुए तो वैसे ही रहेंगे वो। जब तक उसको वाटर न्यूट्रिएंट मिलते रहेगा, द प्लांट रिमेन हेल्दी। सीनेसेंस एजिंग, एजिंग को बोल रहे हैं, डिले हो जाता है। हो गया ये। टी और सी का मतलब है टिश्यू कल्चर में यूज करते हैं इसको। टिश्यू कल्चर, साइटोकाइनिन हार्मोन यूज्ड इन टिश्यू कल्चर। टीकेट का जो टी है, टिश्यू कल्चर में यूज करते हैं। और लास्ट वन मोर, ओवरकम एपिकल डोमिनेंस। ओवरकम एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस को ओवरकम करने के लिए बेस्ट हार्मोन कौन सा है? साइटोकाइनिन हार्मोन है बेस्ट हार्मोन टू ओवरकम एपिकल। विच हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एपिकल डोमिनेंस? एपिकल डोमिनेंस हुआ किससे था? ऑक्सिन की वजह से एपिकल डोमिनेंस हुआ। ऑक्सिन हेल्प इन एपिकल डोमिनेंस एंड साइटोकाइनिन हेल्प इन ओवरकमिंग एपिकल डोमिनेंस। ये पूछते हैं, देखो कंफ्यूजन है। ऑक्सिन हेल्प इन एपिकल डोमिनेंस, और एपिकल डोमिनेंस को ओवरकम करने वाला हार्मोन साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन का और एक नाम काइनेटिन। Which hormone help in tissue culture? Which hormone help in improving the shape of grapes? Gibberellin. Which hormone increases the height in dwarf plant? Gibberellin. Which hormone help in anti-abscission of leaves? Auxin. बस अगर मिक्सअप नहीं हो रहे फंक्शंस तो आप आंसर कर सकते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट और एक हार्मोन पढ़ना है, इथिलीन। थर्ड हार्मोन के बारे में बता रहा हूं मैं, इथिलीन के बारे में। इथिलीन, इथिलीन हार्मोन का एक्सपीरियंस हम सब करे हैं। गैसियस हार्मोन है ये इथिलीन हार्मोन। इट इज रिलीज फ्रॉम द राइपनिंग फ्रूट्स।
राइपनिंग फ्रूट्स, फ्रूट्स राइपन होते हैं, राइपन फ्रूट से एक है ना गैसियस हार्मोन निकलता है, उसको बोलते हैं इथिलीन। ओके, सपोज इफ यू हैव 2 ripened mangoes and 5 unripened mangoes, 2 ripened mangoes हैं, पक गए हो पूरे अच्छे से, और 5 जो है अनराइपेन मैंगोज हैं आपके पास, अनराइपेन ग्रीन कलर के। सो हाउ टू एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ राइपनिंग, राइपनिंग को कैसे फास्ट करेंगे आप फ्रूट्स में? राइपेन फ्रूट्स, अनराइपेन फ्रूट्स को दोनों को एक पॉलिथीन बॉक्स में बंद कर दीजिए, पॉलिथीन बैग में। जो राइपेन फ्रूट्स होते हैं उससे गैसियस हार्मोन निकलेगा इथिलीन, एंड इथिलीन हेल्प इन राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, एंड इथिलीन इंक्रीजेस rate of respiration, ethylene increases rate of respiration in fruits, this is called climacteric respiration, क्लाइमेक्ट्रिक रेस्पिरेशन बोलेंगे। फ्रूट राइपनिंग के टाइम में रेस्पिरेशन डबल हो जाता है, राइपनिंग फ्रूट जब राइपन होते हैं कलरफुल हो जाते हैं, स्वीट हो जाते हैं फ्रूट्स, so during that time, and ethylene help in root hair formation, root hair formation, रूट फॉर्मेशन नहीं, रूट फॉर्मेशन के लिए कौन? ऑक्सीन, ये रूट हेयर फॉर्मेशन, इथिलीन, रूट हेयर फॉर्मेशन। और इथिलीन का और एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, फेमिनाइजिंग इफेक्ट, फेमिनाइजिंग इफेक्ट, फेमिनाइजिंग का मतलब है फीमेल, फेमिनाइजिंग मतलब फीमेल, फेमिनाइजिंग इफेक्ट मींस प्रमोट फीमेल फॉर्मेशन, फॉर्म फीमेल फ्लावर फॉर्मेशन। So whether male flowers are productive or female flowers are productive, हाँ, फ्रूट कहां पे बनता है, मेल फ्लावर पे या फीमेल फ्लावर पे? फ्रूट कहां पे बनता है बता दो? फीमेल फ्लावर पे फ्रूट बनता है, मेल पे फ्रूट नहीं बन सकता। ओवरी इज ए पार्ट ऑफ फीमेल फ्लावर, एंड फीमेल फ्लावर प्रमोट फ्लावरिंग प्रोसेस बोल सकते हैं आप। फेमिनाइजिंग इफेक्ट है इथिलीन का, और इथिलीन का मेन काम था राइपनिंग ऑफ फ्रूट, राइपनिंग ऑफ फ्रूट। ठीक है, चलो नेक्स्ट और एक हार्मोन है लास्ट, एबीए। एबीए स्टैंड फॉर एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड, क्लोज कर दीजिए, एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड क्या है? स्ट्रेस हार्मोन है। एब्सिसिक एसिड इज ए व्हाट टाइप ऑफ हार्मोन? स्ट्रेस हार्मोन। स्ट्रेस हार्मोन का मतलब है इट क्लोजेस स्टोमाटा, क्लोजेस स्टोमाटा इन वाटर स्ट्रेस। जब भी प्लांट में वाटर स्ट्रेस हो जाएगा, वाटर स्ट्रेस मतलब प्लांट को वाटर नहीं मिल रहा है, तो स्टोमाटा क्लोज, एंड इट कॉजेस सीड डॉर्मेंसी, नॉन जर्मिनेटिंग सीड। सीड डॉर्मेंसी क्या होता है? ये सीड डॉर्मेंसी क्या है? नॉन जर्मिनेटिंग सीड्स, दो सीड्स विच आर नॉट जर्मिनेटिंग, उसको सीड डॉर्मेंसी बोल रहे हैं। एंड इट इज एंटी जिब्बरलिक हार्मोन, एंटी जिब्बरलिक हार्मोन बोलते हैं इसको, एंटी जीए, एंटी जीए बोलते हैं इसको। एंटी जीए मतलब जिब्बरलिन के अपोजिट में काम करने वाला हार्मोन। जिब्बरलिन क्या कर रहा था? सीड
जर्मिनेशन कर रहा था। जिब्बरलिन का ट्रिक क्या था बोलो जरा? जेनेटिकली डार्क, गब्बर, माल्टीदास, ब्रोकन, सीड डॉर्मेंसी। ब्रोकन सीड डॉर्मेंसी मतलब सीड जर्मिनेट हो रहा था, और ये हार्मोन क्या कर रहा है? नॉन जर्मिनेशन करा रहा है, सीड को जर्मिनेट होने नहीं दे रहा। इट हेल्प इन डॉर्मेंसी, जिब्बरलिन हेल्प इन सीड जर्मिनेशन। एंटी जिब्बरलिक हार्मोन और एंटी जीए बोलते हैं इसको, एंटी जीए। और फोर्थ फंक्शन सुनिए, एब्सिसिक एसिड, शॉर्ट में लिखते हैं एबीए, आर डिराइव्ड फ्रॉम कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स। कैरोटीनॉइड पिगमेंट से बना है। कैरोटीनॉइड पिगमेंट, कैरोटीनॉइड का मतलब है येलो कलर्ड पिगमेंट। कैरोटीनॉइड का मतलब है येलो और ऑरेंज कलर्ड पिगमेंट है ये, येलो और ऑरेंज कलर पिगमेंट, कैरोटीनॉइड पिगमेंट। फिफ्थ वन, स्टोमाटा को क्लोज कर दिया है, सीड डॉर्मेंसी कर दिया है, एंटी जिब्बरलिक हार्मोन है, derived from carotenoid. What is carotenoid? Yellow ऑरेंज पिगमेंट, येलो ऑरेंज कलर का पिगमेंट है ये, और ये बड डॉर्मेंसी भी करता है, बड डॉर्मेंसी। सिक्स वन, सीनेसेंस को क्या करता है ये? डिले करना, प्रमोट करना। सीनेसेंस प्रमोटेड, प्रमोटेड मतलब सीनेसेंस को हेल्प कर रहा है, एजिंग प्रोसेस को हेल्प कर रहा है, एजिंग प्रोसेस को हेल्प कर रहा है। एजिंग प्रोसेस को हेल्प कर रहा है। विच हार्मोन डिले सीनेसेंस? साइटोकाइनिन। विच हार्मोन हेल्प इन सीनेसेंस? एब्सिसिक एसिड। विच हार्मोन हेल्प इन जाइलम फॉर्मेशन? विच हार्मोन हेल्प इन पाइनएप्पल फ्लावरिंग? हाँ, पाइनएप्पल फ्लावरिंग, ऑक्सिन, पाइनएप्पल फ्लावरिंग, पाइनएप्पल फ्लावर ऑक्सिन है। ठीक है, नेक्स्ट। अब आइए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, दैट इज फोटो पीरियोडिज्म। फोटो पीरियोडिज्म, फोटो मतलब लाइट है, पीरियड मतलब ड्यूरेशन है, पीरियड मतलब ड्यूरेशन, टाइम। रिलेटिव लेंथ्स ऑफ डे एंड नाइट। डे एंड नाइट help in exact timing for flowering, exact timing for flowering in plants। रिलेटिव लेंथ ऑफ डे एंड नाइट, डे का लेंथ कितना है, नाइट का लेंथ कितना है, ये हेल्प करने वाला है एग्जैक्ट टाइमिंग के लिए। किसके लिए? एग्जैक्ट टाइमिंग फॉर फ्लावरिंग इन प्लांट्स। प्लांट्स की एग्जैक्ट फ्लावरिंग के टाइम को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा ये। हाउ प्लांट्स नो द सीजन? कुछ प्लांट है मार्च के मंथ में फ्लावर दे रहे हैं, कुछ दिसंबर में दे रहे हैं फ्लावर। कैसे मालूम होता है प्लांट को सीजन? डे और नाइट के लेंथ, डे और नाइट के लेंथ पे डिपेंड है। ये प्लांट है, लीफ, लीफ फाइंड आउट डे एंड नाइट लेंथ। हु फाइंड आउट डे एंड नाइट लेंथ? लीफ। जैसे आप डे चल रहा है, नाइट चल रहा है बोल, तो आपके आईज हेल्प करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए।
आपकी वॉच हेल्प करती है। तो ऐसे ये लीफ, प्लांट के अंदर लीफ है, वो आइडेंटिफाई करते हैं डे एंड नाइट लेंथ फॉर आइडेंटिफाइंग फ्लावरिंग टाइम। साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ लाइट, साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ लाइट मतलब डे चल रहा है या नाइट चल रहा है ये मालूम करने के लिए कौन सा ऑर्गन है प्लांट में? लीफ है। साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ लाइट। इवन प्लांट को सीजन भी मालूम रहता है, मार्च चल रहा है, अप्रैल चल रहा है, कोल्ड सीजन, विंटर सीजन, रेनी सीजन, सब मालूम रहता है प्लांट को बेस्ड ऑन दी नाइट एंड डे लेंथ। और ये लीफ से मदद से हेल्प करते हैं। लीफ आर हेल्पिंग फॉर फाइंडिंग द डे एंड नाइट लेंथ and depending upon the time for flowering, depending upon the time of flowering, plants are classified into three types: LDP plant, SDP plant, DNP plant. What is LDP? Long day plants. SDP, short day plants. Or DNP, day neutral plants. Day neutral plants. लॉन्ग डे प्लांट्स क्या है? द प्लांट्स विच फ्लावर व्हेन द डे लेंथ इज मोर देन, plants which flower when the day length is more than critical day length. जनरली 1 डे का मतलब है 24 आवर्स, है ना? 24 आवर जिसमें डे है, नाइट है। व्हाट डू यू थिंक, डे एंड नाइट बोथ आर इक्वल आवर्स में? डे और नाइट बराबर बराबर है? नहीं है। सीजन के अकॉर्डिंग बदलते रहता, कभी डे लॉन्ग भी होता है, कभी डे शॉर्ट भी होता है। सनराइज कब हुआ आज मॉर्निंग में और सनसेट कब होगा, तो वो डे लेंथ है। आवर्स काउंट कर लेना आप, सनराइज और सनसेट। लॉन्ग डे प्लांट्स मीन दे फ्लावर when they flower when the day length is more than the duration of critical day length. क्रिटिकल डे लेंथ है, एवरेज डे लेंथ है 10 आवर्स। मान लीजिए पूरे ईयर में, 1 ईयर में एवरेज डे लेंथ कितना है? एवरेज डे 10 आवर्स का है, समझो। ऐसा नहीं है कि हमेशा 10 ही रहेगा। मैं क्या लिख रहा हूं? एवरेज, एवरेज लिख रहा हूं ना। एवरेज का मतलब थोड़ी सेम ही होता है। एवरेज का मतलब ज्यादातर ये रहेगा 10 आवर्स। सम टाइम 11 आवर्स का भी डे हो सकता है, 12 आवर्स का भी, 13 आवर्स का भी हो सकता है, बट एवरेज इट्स 10 आवर्स। And long day plants are those which flower when the day length is more than the duration of critical day length। मतलब critical day length का मतलब एवरेज डे लेंथ 10 आवर से ज्यादा रहा तो फ्लावर देंगे ये। और शॉर्ट डे प्लांट्स का मतलब 10 आवर से कम रहना चाहिए। लॉन्ग नाइट चाहिए, लॉन्ग नाइट्स, शॉर्ट डेज। दे फ्लावर when the day length when the day length is shorter than the duration of critical day length। ये एसडीपी शॉर्ट डे प्लांट्स हो गए। दे रिक्वायर लॉन्ग नाइट्स, ये भी याद रख सकें, लॉन्गर नाइट्स। और डे न्यूट्रल प्लांट का मतलब है फ्लावर इन एनी सीजन, कौन से भी सीजन में फ्लावर देंगे ये।
फ्लावर इन एनी सीजन, डे न्यूट्रल प्लांट, कौन से भी सीजन में फ्लावर ले लो। क्या समझे? फोटो पीरियोडिज्म में क्या याद रखना है आपको? फोटो का मतलब है लाइट, पीरियड का मतलब है ड्यूरेशन। फोटो पीरियोडिज्म इज द रिलेटिव लेंथ ऑफ डे एंड नाइट फॉर द इंडक्शन ऑफ फ्लावरिंग इन प्लांट्स। सपोज एक प्लांट है और इसको हम सपोज दे रहे हैं 14 आवर्स डे, 14 आवर्स दे रहे हैं, इसका मतलब नाइट शॉर्ट हो गई होगी, अंडरस्टूड है। तो अगर इसको फ्लावर आ गए तो क्या बोलेंगे? लॉन्ग लॉन्ग डे प्लांट्स, इसी को बोलेंगे ना लॉन्ग डे प्लांट्स। 14 आवर से ज्यादा रहा तो फ्लावर आ रहा है। सपोज एक प्लांट के मैं सारे लीफ कट कर देता हूं, उसके बाद 14 आवर देता हूं, फ्लावर आएगा क्या? नहीं आएगा। 10 आवर्स देंगे तो भी फ्लावर नहीं आएंगे। ओके, so without leaves no flowering, लीव्स नहीं है तो फ्लावरिंग ही नहीं है, नो लीव्स नो फ्लावरिंग। हाँ, लीफ रहेंगे तो एटलीस्ट फ्लावर तो आएंगे, बिकॉज साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ लाइट इज लीफ, साइट ऑफ परसेप्शन क्या है? लीफ है। एक और कॉन्सेप्ट है वर्नलाइजेशन बोल के। वर्नलाइजेशन क्या है? सीड लेना है, 4 डिग्री सेल्सियस पे रखना है, 4 डिग्री सेल्सियस में रखना है 15 डेज के लिए। तो क्या होगा? सीड बहुत ही जल्दी जर्मिनेट होगा और फ्लावर आ जाएंगे। देखिए, यूजुअली सीड लगाते हैं हम, लगा के 1 ईयर वेट करते हैं फ्लावर का, लेकिन यहां पे क्या हो रहा? टेक द सीड, गिव 4 डिग्री सेल्सियस ट्रीटमेंट फॉर 15 डेज, immediate germination and flower. Qualitative and quantitative, yes, cold treatment, qualitative and quantitative cold treatment given to the seeds, qualitative and quantitative cold treatment given to the seeds for flowering, is called vernalization. क्वालिटेटिव भी है, 4 डिग्री देना, 4 डिग्री से आप ज्यादा भी नहीं देना है, कम भी नहीं देना है, क्वालिटी इसको बोलते। क्वांटिटी मतलब 15 डेज के लिए देना, ये है वर्नलाइजेशन। ठीक है, तो इतना पढ़ के आइए, नोट्स ज्यादा लॉन्ग हैं ये टॉपिक के, इतना रिवाइज कर लेके आइए। टुमारो